नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू लोहिया एसएससी जीडी मॉक टेस्ट सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आप जुड़ेंगे मेरे साथ और देखेंगे जो आज का मॉक टेस्ट है। तो जुड़ें सभी और देखेंगे आज का मॉक टेस्ट। आज के मॉक टेस्ट का प्रथम क्वेश्चन आपके सामने है और क्वेश्चन है कि कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है। आसान सा क्वेश्चन है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है। बताएंगे सभी कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो आपको दे रखा है यहाँ पे स्थान वाराणसी, गुजरात, महाराष्ट्र या उड़ीसा। कोणार्क का सूर्य मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर आप पढ़ते हैं कि कोणार्क का सूर्य मंदिर ये कहाँ पर स्थित है। ये आपका स्थित कहाँ पर, आपका उड़ीसा में। कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। कौन सा मंदिर है? कोणार्क का सूर्य मंदिर। आपने पढ़ा होगा। तो ये इसका निर्माण किसने करवाया? आपने पढ़ेंगे गंग राजवंश। कौन सा वंश? आपका गंग राजवंश। गंग राजवंश। तो गंग राजवंश का आपके शासक थे कौन? नरसिंह। कौन थे आपके शासक? नरसिंह। तो गंग राजवंश के शासक कौन थे आपके? नरसिंह। नरसिंह ने किसका निर्माण करवाया? कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण आपका कराया था किसने? गंग राजवंश के शासक कौन है? नरसिंह। कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा में आपका स्थित है। आपने जब अभी आपका विमुद्रीकरण की प्रक्रिया अपनाई तो उसमें आपके जो नोट है, तो आपने देखा होगा जो 10 रुपए का नोट है। कौन सा नोट है? 10 रुपए का नोट। 10 रुपए के नोट पर आपको किसका चित्र मिलता है? कोणार्क के सूर्य मंदिर का। किसका मिलता है? कोणार्क के सूर्य मंदिर का 10 रुपए के नोट पर आपको चित्र मिलता है। तो ये आपका इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन बन जाता है कि जो 10 रुपए का नोट है उस पर किसका मिलता है? कोणार्क के सूर्य मंदिर का। क्लियर हो गया जी। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोगरी भाषा किस राज्य में बोली जाती है? मणिपुर, सिक्किम, जम्मू कश्मीर या नागालैंड। डोगरी राजभाषा। तो डोगरी भाषा आपसे पूछ रहा है कि डोगरी भाषा किस राज्य में बोली जाती है। डोगरी आपने पढ़ा होगा, आप पढ़ते हैं BDMS। क्या है? BDMS, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। तो यहाँ पे आपकी डोगरी है। तो ये हमने कौन सा संशोधन किया था? 92वां संविधान संशोधन 2003 में किया और इसे राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था डोगरी को। तो कब? 2003 में। लेकिन आपका यहाँ से क्वेश्चन पूछा है कि डोगरी भाषा, तो आप याद रखेंगे कहाँ पे बोली जाती है? जम्मू कश्मीर। कहाँ पे बोली जाती है? आपके जम्मू कश्मीर। क्लियर हो गया? कहाँ पे बोली जाती है? जम्मू कश्मीर में आपकी कौन सी राजभाषा बोली जाती है? डोगरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 10 अश्वमेध घाट। क्या है? ये घाट है 10 अश्वमेध घाट गंगा नदी के किनारे किस शहर में स्थित है? 10 अश्वमेध घाट आपको बताना है। प्रयागराज में है, वाराणसी में, हरिद्वार या कानपुर। 10 अश्वमेध घाट गंगा नदी के किनारे किस शहर में स्थित है? 10 अश्वमेध घाट। 10 अश्वमेध घाट आप पूछ रहा है कि 10 अश्वमेध घाट कहाँ पर है। तो आप याद रखेंगे कहाँ पर? आपका वाराणसी में स्थित है। कौन सी नदी के किनारे? गंगा नदी के किनारे। यहीं पर आप याद रखेंगे वाराणसी में 2 और प्रसिद्ध घाट हैं। वैसे तो बहुत सारे घाट हैं लेकिन इनको जरूर आप याद रखें। एक कौन सा घाट है? एक 80 घाट है और एक कौन सा घाट? आपका मणिकर्णिका घाट। एक कौन सा घाट है? मणिकर्णिका घाट, जो प्राचीन काल के आपके जुड़े हुए हैं। तो ये प्राचीन काल के घाट हैं, 80 घाट है और एक कौन है? मणिकर्णिका घाट। 10 अश्वमेध घाट की अगर बात करें, इसके पीछे एक कहानी है। 10 अश्वमेध घाट के पीछे एक आपकी कहानी है कि 10 अश्वमेध घाट आपका ये कहाँ पर है? तो 10 अश्वमेध घाट आपका वाराणसी में है। तो इसमें 10 अश्वमेध घाट का जो निर्माण है, तो जो भगवान ब्रह्मा है, भगवान ब्रह्मा ने क्या है? भगवान शिव के स्वागत के लिए, भगवान शिव के स्वागत के लिए यहाँ पे 10 घोड़ों को आपका बलिदान दिया था। तो इसी कारण इसका नाम क्या है? घाट का नाम 10 अश्वमेध घाट। ठीक है, 10 अश्वमेध घाट। तो 10 घोड़ों का आपका बलिदान दिया किसने दिया था? ब्रह्मा ने दिया था। किसके स्वागत के लिए? भगवान शिव के स्वागत के लिए। ये प्राचीन काल का आपका घाट है और है कहाँ पर? आपका वाराणसी में स्थित है। कौन सी नदी के किनारे? गंगा नदी के किनारे। पढ़ा होगा आपने जी। आप नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिन्हास सिराज किसका दरबारी कवि था? मिन्हास सिराज, कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन, इल्तुतमिश या अलाउद्दीन खिलजी। बताएंगे आप मिन्हास सिराज किसका दरबारी कवि था। तो वास्तव में जो मिन्हास सिराज है वो किसका दरबारी कवि था? आप याद रखेंगे मिन्हास सिराज
ये किसका दरबारी कवि था? ये था आपका इल्तुतमिश। किसका दरबारी कवि है? इल्तुतमिश। दरबारी कवि में से जो आपके क्वेश्चन आते हैं, जैसे आपसे बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, कौन सा? हरिसेन किसका दरबारी कवि था? हरिसेन। हरिसेन आपको याद होना चाहिए। हरिसेन किसका दरबारी कवि था? ये था आपका समुद्रगुप्त का। किसका था? आपका समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन है? हरिसेन। आपसे पूछा जाता है कि बाणभट्ट किसका दरबारी कवि था? बाणभट्ट। बाणभट्ट आप याद रखेंगे किसका दरबारी कवि था? हर्षवर्धन का। किसका दरबारी कवि है? बाणभट्ट। हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन है? बाणभट्ट। आपसे पूछेगा राजशेखर कौन है? राजशेखर किसका दरबारी कवि था? राजशेखर। राजशेखर याद रखेंगे। जो गुर्जर प्रतिहार वंश में शासक कौन है? महेंद्र पाल। महेंद्र पाल का आपका जो दरबारी कवि कौन है? राजशेखर। क्लियर हो गया? राजशेखर। ये आपको याद रखने सभी। तो याद रखें, हरिसेन पूछे समुद्रगुप्त का, बाणभट्ट पूछे हर्षवर्धन का, राजशेखर पूछे तो कौन है? आपका महेंद्र पाल का दरबारी कवि है राजशेखर। तो यहाँ पे पूछा है मिन्हासुस सिराज। ठीक है, मिन्हासुस सिराज ये इल्तुतमिश का आपका दरबारी कवि था। आपने एक पुस्तक पढ़ी होगी, पुस्तक कौन सी? तबाकत ए नासरी। क्या है? तबाकत ए नासरी। तबाकत ए नासरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो तबाकत ए नासरी आप याद रखेंगे। इस पुस्तक का लेखक कौन है? मिन्हासुस सिराज। कौन है? मिन्हासुस सिराज। क्लियर हो गया जी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी द्वारा रचित प्रथम समाचार पत्र किस भाषा में प्रकाशित नहीं होता था? तो गांधी द्वारा जो रचित प्रथम समाचार पत्र है, जो इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में जाने के बाद आपका प्रकाशित किया था, इस समाचार पत्र का नाम था इंडियन ओपिनियन। क्या था? इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन इस समाचार पत्र का नाम था। और ये गांधी जी ने किस वर्ष प्रकाशित किया था? 1903। कभी कभी वर्ष भी पूछ लेते हैं, किस वर्ष प्रकाशित किया? 1903। तो आपको याद रखना है, ये 4 भाषाओं में आपका प्रकाशित होता था। तो चारों भाषा आपको इसमें ऑप्शन में दी हुई है। तो ये आपका हिंदी में भी निकलता था, तमिल में भी, गुजराती में भी और अंग्रेजी में भी, सभी चारों भाषाओं में। तो आपको याद रखना है, तो नहीं होता था तो ऑप्शन कुछ और होना चाहिए था इसमें, कोई अन्य भाषा। लेकिन ये चारों भाषा ऐसी हैं जिसमें आपका जो ये पहला समाचार पत्र है इंडियन ओपिनियन 1903 में गांधी जी ने प्रकाशित किया था। कहाँ पे किया था? दक्षिण अफ्रीका। क्लियर हो गया? कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका। तो आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूनतम समर्थन मूल्य। न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी आप बोलते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कितनी फसलों के लिए जारी किया जाता है? 20, 23, 17 या 19। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य, न्यूनतम समर्थन मूल्य को आप इंग्लिश में क्या बोल देते हैं? एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस बोल दिया जाता है। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस ये कौन सी संस्था के द्वारा जारी किया जाता है? CACP, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट प्राइस। इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1965 में इसकी स्थापना हुई। तो इस संस्था के द्वारा वर्ष में कितनी बार? वर्ष में आपका कितनी बार है जी? वर्ष में केवल 2 बार। वर्ष में कितनी बार? आपका 2 बार। एक बार आपकी रबी की फसलों के लिए और एक बार कौन सी फसलों के लिए? एक बार खरीफ की फसलों के। रबी की फसलें वो फसलें होती हैं जो अक्टूबर नवंबर में आपकी बोई जाती हैं, मार्च अप्रैल में काट ली जाती हैं। जैसे गेहूं, तो आप पढ़ेंगे गेहूं, जौ, चना, सरसों, ये आपकी क्या है? ये है आपकी रबी की फसलें। खरीफ एक बार खरीफ में, तो खरीफ की वे फसलें होते हैं जो आपकी कब है? जून जुलाई में बोते हैं। कब बोते हैं? जून जुलाई में आपके बोते हैं। और कब काट लेते हैं? अक्टूबर नवंबर में काट लेते हैं। तो ये होती हैं खरीफ। जैसे धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, ये खरीफ की फसलें होती हैं। तो 2 बार हम जारी करते हैं, एक बार रबी की फसलों के लिए, एक बार खरीफ की फसलों के लिए। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य वह मूल्य होता है जिस पर जो आपका किसान ने जो किसी वस्तु का आपका उत्पादन, वस्तु क्या, फसल का उत्पादन किया है और उस उत्पादन को सरकार को बेचते, तो सरकार जिस मूल्य पर उसे खरीदते वो क्या कहलाता है? आपका न्यूनतम समर्थन मूल्य। तो आपसे पूछा है कि कितनी फसलों के लिए जारी किया जाता है, तो आप याद रखेंगे कितनी फसलों के लिए? 23 फसलों के लिए जारी किया जाता है। और जारी कौन करता है? CACP। कौन जारी करता है जी? CACP जारी करता है न्यूनतम समर्थन मूल्य। क्लियर हो गया? और 2 बार जारी होता है, एक बार रबी की फसलों के लिए, एक बार खरीफ की फसलों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिया पास का पठार किस देश में स्थित है? चिया पास आप बताएंगे, चिया पास का पठार किस देश में स्थित है? स्पेन में, मैक्सिको में, तुर्की में या अर्जेंटीना में? चिया पास का पठार जी, चिया पास का पठार कहाँ पर है?
चियापास का पठार आपका कहाँ पर, मैक्सिको में। कौन से देश में स्थित है, मैक्सिको में स्थित है। आपका कौन सा पठार है, चियापास का पठार मैक्सिको देश में स्थित है। आपसे पूछा जाएगा विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन है, विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन है, तिब्बत का पठार। कौन है आपका, तिब्बत का पठार। और विश्व का सबसे ऊंचा भी पूछे, सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा दोनों याद रखेंगे, इन दोनों में कौन है सबसे ऊंचा पूछा जाएगा, या क्या पूछा जाएगा, सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा। तो दोनों में आप याद रखेंगे, दोनों में कौन सा पठार है, तिब्बत का पठार। कौन सा पठार है आपका, तिब्बत का पठार। क्लियर हो गया। सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा पठार कौन है, तिब्बत का पठार। क्लियर हुआ। और कौन सा, ये कहाँ पर है तिब्बत का पठार, आप सब जानते हैं तिब्बत और जो आपका चीन के अधिकार क्षेत्र में वहां पर आपका स्थित है। तो यहाँ पे पूछा है चियापास का पठार, आप याद रखेंगे कहाँ पर आपका, मैक्सिको में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है पापुआ न्यू गिनी। तो जो ओशनिया महाद्वीप है, ओशनिया बोलते हैं पूरे को, जिसे ऑस्ट्रेलिया आप बोल देते हैं, सबसे छोटा महाद्वीप। तो पापुआ न्यू गिनी वहीं का आपका एक देश है जो ऑस्ट्रेलिया से ऊपर है। तो आपको बताना है किस समूह में आता है, माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया, पॉलिनेशिया, ऑस्ट्रेलिया। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। पापुआ न्यू गिनी पढ़ते हैं, पोर्ट मोरेस्बी इसकी कैपिटल है। पापुआ न्यू गिनी किस समूह में आता है, माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया, पॉलिनेशिया, ऑस्ट्रेलिया। बताएंगे सभी जी। पापुआ न्यू गिनी, पापुआ न्यू गिनी आपसे पूछ रहा है किस में आता है, तो आप याद रखेंगे ये कौन से समूह में आता है, माइक्रोनेशिया। कौन से समूह में आता है, माइक्रोनेशिया समूह में कौन सा देश आता है, पापुआ न्यू गिनी। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का एक देश है पापुआ न्यू गिनी। नेक्स्ट है जापान में, जापान में मिनीमाता रोग जल में किसके प्रदूषण से हुआ है, पारा, सीसा, साइनाइड, मेथिल आइसोसाइनेट। बताएंगे सभी जी। जापान में मिनी माता रोग, तो आपसे याद रखना है जापान में मिनी माता रोग ये किसके कारण हुआ है, ये हुआ आपका पारा के कारण। किसके कारण हुआ है, पारा के कारण आपका कौन सा रोग हुआ है, मिनी माता रोग। याद रखेंगे तो ये किसके कारण हुआ, पारा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय एकता दिवस। राष्ट्रीय एकता दिवस किसके जन्म दिवस के अवसर पर बनाया जाता है, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, या क्या है महात्मा गांधी। बताएं। राष्ट्रीय एकता दिवस सब जानते हैं। राष्ट्रीय एकता दिवस तो किसने भारत को एक किया था, वो किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय एकता दिवस कब बनाया जाता है, प्रत्येक वर्ष 31 अक्टूबर को बनाया जाता है। और आपने पढ़ा होगा एकता की मूर्ति, क्या है, एकता की मूर्ति या स्टैचू ऑफ यूनिटी बोलते हैं, एकता की मूर्ति। विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है, एकता की मूर्ति या स्टैचू ऑफ यूनिटी से बोलते हैं। ये कितने मीटर की है जी, ये है 182 मीटर विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है। कहाँ पर स्थित है, ये आपकी केवड़िया। कहाँ पर है आपका, केवड़िया। और केवड़िया कहाँ पर है, केवड़िया आपका गुजरात में स्थित है। कौन सी नदी के किनारे, नर्मदा नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे, नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। और आप याद रखेंगे है किसकी मूर्ति, सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट है भारत के निम्नलिखित किस राज्य में सिंधु घाटी सभ्यता के स्थान लोथल स्थित है। लोथल आपको बताना है किस राज्य में स्थित है, पंजाब में है, राजस्थान में, हरियाणा में, या गुजरात में। बताएंगे लोथल। तो लोथल आप सब जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन है, लोथल। और खोज किसने की थी, एस.आर. राव। एस.आर. राव ने खोज की थी। तो लोथल आप सब जानते हैं। लोथल कहाँ पर है, ये है आपका गुजरात में। लोथल कहाँ पर है, गुजरात में। आपसे पूछा जाता है जी सुरकोटदा कहाँ पर है, ये सब सिंधु घाटी सभ्यता के स्थान है। सुरकोटदा ये भी कहाँ पर है, गुजरात में। लोथल कहाँ पर आपका, गुजरात में। धौलावीरा आपसे पूछा जाएगा, ये भी कहाँ पर है, ये भी आपका गुजरात में। तो सिंधु घाटी सभ्यता के ये वो स्थान है जो गुजरात राज्य में स्थित है। आपसे पूछा जाएगा जी बनमाली कहाँ पर है, बनमाली। बनमाली आपका कहाँ पर है, हरियाणा में। आपसे पूछा जाएगा राखीगढ़ी कहाँ पर है, राखीगढ़ी कहाँ पर आपका, हरियाणा में। आपसे पूछा जाएगा जी कालीबंगा, कालीबंगा कहाँ पर है, ये सब सिंधु घाटी सभ्यता के स्थान है। और उनकी लोकेशन कालीबंगा कहाँ पर है, राजस्थान में। और आपसे पूछा जाएगा रोपड़ कहाँ पर है, रोपड़। रोपड़ कहाँ पर आपका, पंजाब में। इनको याद रखेंगे, एक बार पुनः देख लेंगे। अगर आपसे पूछ रहा है जी, आपसे पूछा रोपड़ कहाँ पर है, रोपड़ पंजाब में। कालीबंगा कहाँ पर, राजस्थान। बनमाली हरियाणा, राखीगढ़ी हरियाणा, सुरकोटदा गुजरात, लोथल गुजरात। और धौलावीरा कहाँ पर है, गुजरात। आप पढ़ते हैं कि
जुते हुए खेत और आयताकार अग्निकुंड हमें कहाँ से मिले? कालीबंगा से मिले। आपसे पूछा जाएगा कि भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थान कौन सा है? राखीगढ़ी है। क्षेत्रफल के आधार पर सूरजभान ने खोज की थी। और आपसे पूछेगा घोड़े के अस्थि पंजर हमें कहाँ से मिले? सुरकोटदा से मिले। नेक्स्ट आपसे पूछा जाए उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था कहाँ से मिले? धौलावीरा से। और विशाल स्टेडियम कहाँ से मिला है? धौलावीरा से मिला है। सफेद कुआं किसे बोलते हैं? धौलावीरा। तो ये क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता। क्लियर हो गया। और सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी? आप सब जानते हैं किसने की थी? दयाराम साहनी। दयाराम साहनी ने की थी। और किस वर्ष की थी? 1921 में। किस वर्ष की थी? 1921। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में वर्षा किन पवनों से होती है? उत्तर पश्चिम मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून, उत्तर दक्षिण मानसून या पूर्व पश्चिम मानसून। भारत में वर्षा, तो भारत अगर आप बात करें भारत के लोकेशन की, भारत में अब आपको वर्षा देखनी है। भारत में वर्षा, तो भारत में वर्षा ये दिशा कौन सी हो जाएगी जी? ये दिशा कौन सी हो जाएगी? ये हो जाएगी आपकी पश्चिम। और नीचे कौन सी हो जाएगी? दक्षिण। और यहाँ पे जो आपका क्षेत्र है, जो समुद्र वाला क्षेत्र है, इसे क्या बोलते हो आप? अरब सागर। क्या बोलते हैं? अरब सागर। तो यहाँ से क्या है, यहाँ पे आपका जब सूर्य का तापमान, आपका जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो यहाँ का जो आपका ये जल है ये गर्म हो जाता है। और यहाँ से जब वायु चलने लगती है तो इस तरीके से ये भारत को घेर लेती है। तो इस तरीके से अरब सागर से नमी ग्रहण करेगा। और कहाँ दिशा कौन सी हो जाएगी? ये पश्चिम है। ये कौन से? दक्षिण है। तो कौन सा हो जाएगा? दक्षिण पश्चिम। कौन सा हो जाएगा? दक्षिण पश्चिम मानसून। कौन सा मानसून हो जाएगा? दक्षिण पश्चिम मानसून। क्लियर हो गया जी, दक्षिण पश्चिम मानसून। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखेंगे जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विश्व विरासत सूची में सर्वप्रथम किस स्थान को शामिल किया गया था? बताएंगे। विश्व विरासत सूची में सर्वप्रथम किस स्थान को शामिल नहीं किया गया था? ये पूछा है, नहीं किया गया था विश्व विरासत सूची। तो आप जानते हैं विश्व विरासत सूची कौन सी संस्था जारी करती है? तो इस संस्था का नाम है यूनेस्को। कौन सी संस्था है? यूनेस्को जारी करती है। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर आपका पेरिस में। कहाँ पर है? यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? पेरिस में। तो इस संस्था के द्वारा विश्व विरासत सूची जारी की जाती है, जो आपके ऐतिहासिक स्थल है उनको बचाने के लिए। तो भारत में आपके 4 स्थान थे, तो इनको वर्ष 1983 में शामिल किया गया। कौन कौन है? आगरा का किला है, ताजमहल है, इसको भी 1983 में। नेक्स्ट अजंता की गुफा है, इसको भी 1983 में। ठीक है। और एक क्या था? एक था एलोरा की गुफा। तो इन चारों स्थानों को आपका कब शामिल किया गया था? एलोरा की गुफा, इसको भी आपका कब है? 1983। तो ये 4 स्थान कौन कौन है जी? एक एलोरा की गुफा है, एक कौन है? अजंता की गुफा है, एक आगरा किला है, एक ताजमहल है। इनको वर्ष 1983 में आपका शामिल किया गया था। इसमें कौन शामिल नहीं था? दिल्ली का लाल किला। कौन था आपका 1983 में शामिल नहीं था? दिल्ली का लाल किला। क्लियर हो गया। तो कौन सी संस्था जारी करती है? यूनेस्को। क्लियर हुआ। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई? 2015, 2016, 2014, 2018। तो भारत में वस्तुओं के उत्पादन के लिए, तो उसको बढ़ावा देने के लिए मेक इन इंडिया कार्यक्रम की जो शुरुआत है वो किस वर्ष की गई थी? आपको बताना है। तो मेक इन इंडिया कार्यक्रम जब आपका नरेंद्र मोदी की सरकार बनी, और सरकार कब बनी थी पहली बार? 2014। तो तभी आपका कौन सा कार्यक्रम चलाएगा? मेक इन इंडिया कार्यक्रम। और इसका जो आपका चिन्ह क्या है? इसका लोगो क्या है? शेर। क्या है आपका? शेर इसका लोगो है। मेक इन इंडिया कार्यक्रम 2014। नेक्स्ट है चचाई जलप्रपात बीहड़ नदी पर किस राज्य में स्थित है? चचाई जलप्रपात बीहड़ नदी पर किस राज्य में स्थित है? गोवा, बिहार, मध्य प्रदेश या आंध्र प्रदेश? बताएंगे सभी कमेंट करके। चचाई जलप्रपात किस नदी पर, मतलब बिहार नदी पर किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर क्या है? मध्य प्रदेश। क्या है आंसर? मध्य प्रदेश। आपसे पूछा जाएगा भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो इसे आप याद रखेंगे, इसका नाम क्या है? कुंचिकल जलप्रपात। भारत का सबसे ऊंचा कुंचिकल जलप्रपात कौन सी नदी पर है जी? वरही नदी पर। ये है कौन से राज्य में? ये है आपका राज्य कर्नाटक। कौन सा राज्य? कर्नाटक। और इसकी अगर आपको हाइट पूछे कितना है? 455 मीटर। कितनी हाइट है? 455 मीटर। अब तक आप पढ़ते आते थे कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जोगिया गरसोप्पा जलप्रपात, महात्मा गांधी जलप्रपात भी इसे आप जानते हैं।
लेकिन आप याद रखेंगे कुंचिगल जलप्रपात है। और विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात अगर आपसे पूछ रहा है तो कौन सा जलप्रपात है? एंजिल जलप्रपात है। कौन सी नदी पर है जी? तो आप याद रखेंगे कैरो नदी पर है। कौन सी नदी है? कैरो नदी पर। और कौन सा देश में स्थित है? वेनेजुएला। कौन सा देश आपका? वेनेजुएला देश में स्थित है। और इसकी हाइट कितनी है? 979। कितनी हाइट है? 979 मीटर इसकी हाइट है। 979 मीटर इसकी हाइट है। लेकिन यहाँ पे पूछा है चचाई जलप्रपात, तो बीहड़ नदी पर कौन से राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। क्लियर हो गया, ये आपको याद रखना है। और भारत का सबसे ऊंचा पूछे तो कुंचिगल वराही नदी पर कर्नाटक राज्य में, हाइट कितनी? 455 मीटर। और विश्व का पूछे तो एंजिल कैरो नदी पर वेनेजुएला देश में 979 मीटर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत एवं बांग्लादेश के बीच मैत्री एक्सप्रेस रेल सेवा की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? बताएंगे सभी, कमेंट करके बताएंगे कब की गई थी। बताएं सभी, भारत एवं बांग्लादेश के बीच मैत्री एक्सप्रेस सेवा की शुरुआत आपकी किस वर्ष की गई थी? बताएं सभी जी। भारत एवं बांग्लादेश के बीच, तो भारत एवं बांग्लादेश के बीच, ये भारत और बांग्लादेश के बीच सबसे पहले चलने वाली आपकी रेलगाड़ी है। और इसकी शुरुआत कब की गई थी? इसकी शुरुआत की गई थी आपके कब? 2008। कब की गई थी? 2008 में इसकी शुरुआत की गई थी। भारत एवं बांग्लादेश के बीच 3 रेलगाड़ी आपकी चलती हैं। कितनी चलती हैं आपकी? 3। तो सबसे पहली कौन सी है? सबसे पहली आपकी मैत्री एक्सप्रेस। कौन सी है जी? मैत्री एक्सप्रेस है। दूसरी आपको याद रखना है, दूसरी कौन सी? खुलना एक्सप्रेस। खुलना एक्सप्रेस, खुलना या बंधन एक्सप्रेस। क्या है? खुलना या बंधन एक्सप्रेस। और तीसरी याद रखेंगे मिताली एक्सप्रेस। तीसरी कौन से? मिताली एक्सप्रेस। तो ये भारत एवं बांग्लादेश के बीच चलने वाली रेलगाड़ी। अब आपसे पूछ लेता है जी मैत्री एक्सप्रेस की शुरुआत कब की गई? तो ये अभी आपने पढ़ा है 2008 में। आपसे पूछे जी खुलना एक्सप्रेस की शुरुआत कब की गई? ये याद रखेंगे 2017 में। और आपसे पूछा मिताली एक्सप्रेस, ये अभी हाल ही में शुरू की गई 2021 में। क्लियर हो गया, 2021 में। अब आपसे पूछेगा मैत्री एक्सप्रेस किन 2 स्थानों के बीच चलती है? तो ये कहाँ चलती है? ये आपका पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? कोलकाता। क्या है? कोलकाता। और आपसे पूछे बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। क्लियर हो गया, इन 2 स्थानों के बीच चलती है। खुलना एक्सप्रेस आपसे पूछे तो ये क्या है? कोलकाता से, और खुलना बांग्लादेश में पड़ता है एक स्थान, वहां के बीच आपके चलती है। क्लियर हुआ। उसके बाद आपसे पूछे मिताली एक्सप्रेस, तो मिताली एक्सप्रेस आप याद रखेंगे मिताली एक्सप्रेस, तो ये आपकी जलपाईगुड़ी। क्या है? जलपाईगुड़ी से आपकी शुरू होती है, जलपाईगुड़ी, और कहाँ तक जाती है? ढाका तक आपकी ये जाती है। कहाँ तक जाती है? ढाका तक आपकी जाती है। क्लियर हो गया, कहाँ तक जाती है? आपकी ढाका तक जाती है। क्लियर हुआ सभी का। एक बार पुनः देख लेंगे, भारत और बांग्लादेश के बीच आपकी कितनी रेलगाड़ी चलती हैं? 3 रेलगाड़ी चलती हैं। एक कौन सी? मैत्री एक्सप्रेस 2008 में शुरू की गई, कोलकाता से और ढाका के बीच है। एक कौन से? खुलना एक्सप्रेस है, 2017 में शुरू की गई, कोलकाता से और खुलना के बीच है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और मिताली एक्सप्रेस 2021 में जलपाईगुड़ी से और कहाँ तक चलती है? ढाका तक आपके चलती है। क्लियर हुआ। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा भारत किस देश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? तो कौन सा देश है? बांग्लादेश। और कितनी सीमा है जी? 4096 किलोमीटर। कितनी है? 4096 किलोमीटर। और सीमा से लगने वाले आपके राज्य कौन से हैं? तो कोड मैंने आपको इसका बता रखा है, बांग्लादेश। क्या है? बांग्लादेश। बनो अब मेरे मित्र, इसी से आपको याद हो जाएगा, बांग्लादेश बनो अब मेरे मित्र। तो इसी में आपके राज्य आ जाएंगे। अम से बनो से क्या बन जाएगा? बनो से बन जाएगा बंगाल, यानी क्या बन जाएगा? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल हो गया। अम से क्या बन जाएगा? अम से बन जाएगा कौन? असम बन जाएगा। मे से क्या बन जाएगा? मेरे से, मे से बन जाएगा आपका मेघालय। क्या बनेगा? मेघालय। मी से क्या बन जाएगा? मी से बन जाएगा जी मिजोरम। क्या बन जाएगा? मिजोरम। और त्रे से क्या बन जाएगा? त्रे से बन जाएगा आपका त्रिपुरा। क्या बन जाएगा? त्रिपुरा। क्लियर हो गया। ये भी इससे संबंधित आपका क्वेश्चन था। क्लियर हुआ सभी का जी। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? आशा पारेख, लता मंगेशकर, दीपिका सिंह, माधुरी दीक्षित। अभी करंट का क्वेश्चन है, बताएंगे आप। 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार बताएं सभी कमेंट करके जी।
52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार ये किसे दिया गया है? आप जानते हैं ये किसे दिया गया? आसफ आरिफ को दिया गया। किसे दिया गया? आसफ आरिफ। दादा साहब फाल्के पुरस्कार आप सब जानते हैं भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? दादा साहब फाल्के पुरस्कार। शुरुआत किस वर्ष की गई इसकी? 1969 में इसकी शुरुआत की गई। इसमें कितनी राशि दी जाती है? इसमें राशि दी जाती है 10 लाख रुपए। कितनी दी जाती है? 10 लाख रुपए। पहली बार किसको दिया गया? पहली बार दिया गया आपका देविका रानी को। किसको दिया गया था? पहली बार देविका रानी को आपका दिया गया था। कौन सा पुरस्कार? दादा साहब फाल्के पुरस्कार। तो याद रखेंगे भारतीय सिनेमा का सबसे ऊंचा या सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? दादा साहब फाल्के पुरस्कार। इसकी शुरुआत आपकी किस वर्ष की गई है? शुरुआत 1969। कितनी राशि? 10 लाख रुपए। किसको दिया गया पहली बार? देविका रानी। और आपसे पूछे 52वां किसे मिला है हाल ही में? आसफ आरिफ को आपका मिला है। क्लियर हुआ? आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए व्यवस्था की गई है। तो लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण कौन से अनुच्छेद में दिया गया है? तो आप बताएंगे। तो इसमें जो आपका आरक्षण की व्यवस्था है वो कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 330। तो अनुच्छेद 330 में क्या है? एससी व एसटी के लिए आरक्षण। क्या है? एससी व एसटी के लिए क्या है? एससी व एसटी के लिए क्या है आपका आरक्षण? ये कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 330। अनुच्छेद 331। अनुच्छेद 331 क्या है? लोकसभा में क्या है? लोकसभा में किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा क्या है? 2 सदस्यों को मनोनीत करना। क्या है? लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा 2 सदस्यों को क्या करना है? 2 सदस्यों को क्या करना है? 2 सदस्यों को क्या करना है जी? मनोनीत करना। 2 सदस्यों को मनोनीत करना। तो ये कौन सा आपका है? 331। 332 में क्या है? राज्य की विधानसभा में एससी व एसटी के लिए आरक्षण। एससी व एसटी के लिए आरक्षण कौन सा है? 331, 332 और 332 और 333। विधानसभा में गवर्नर, ठीक है, क्या है? गवर्नर। या आप याद रखेंगे राज्यपाल के द्वारा, गवर्नर के द्वारा क्या है? विधानसभा में गवर्नर के द्वारा एंग्लो इंडियन सदस्य की नियुक्ति। क्या है? एंग्लो इंडियन सदस्य को मनोनीत करना। एंग्लो इंडियन सदस्य को मनोनीत करना। तो याद रखेंगे एंग्लो इंडियन सदस्य को मनोनीत करना विधानसभा में राज्यपाल के द्वारा। तो कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल आप याद रखेंगे कौन सा है? 333। कौन सा आर्टिकल है? 333। एक बार पुनः देख लेंगे। 330 में एससी और एसटी के लिए आरक्षण। 331 में लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा 2 सदस्यों को मनोनीत करना। और 332 में क्या है आपका? विधानसभा में एससी और एसटी के लिए आपका आरक्षण। और विधानसभा में गवर्नर के द्वारा एंग्लो इंडियन सदस्य को मनोनीत करना। तो ये 333 में। क्लियर हुआ? आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? सोडा वाटर। तो इसमें आप याद रखेंगे NO है, CO है, CO2 है या SO2 है। सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस के प्रयोग किया जाता है? सोडा वाटर में आप सब जानते हैं कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस आपकी? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का आपका प्रयोग किया जाता है सोडा वाटर बनाने में। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी अक्रिय गैस नहीं है? अक्रिय गैस ब्रोमीन, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन। तो आप बताएंगे अक्रिय गैस कौन सी नहीं है? अक्रिय गैस, अक्रिय गैस समूह आपने पढ़ा होगा कौन कौन है। इसमें आप याद रखेंगे जैसा आपने पढ़ा है कौन कौन से है? हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है और क्या है आपका? जीनॉन है। और एक क्या है आपका? रेडॉन है। तो आपने पढ़ा होगा जब आप पढ़ते हैं आवर्त, आपने पढ़ा होगा आवर्त सारणी, तो उसमें जो आपका अंतिम वर्ग है तो उसे बोलते हैं आपका, क्या बोलते हैं? उसे अक्रिय गैस समूह बोलते हैं। तो अक्रिय गैस समूह में आपके आती हैं सामने जो मैंने आपको लिखे हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन। कौन कौन सी है आपको मैं लिख देता हूँ, हीनी, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा आपका हीलियम। क्या बनेगा आपका? ये बन जाएगी आपकी हीलियम। क्या बन जाएगी? ये आपकी, ये बन जाएगी आपकी हीलियम। उसके बाद आपकी कौन सी है? उसके बाद Ne से क्या बन जाएगी आपकी? नियॉन बन जाएगी। नेक्स्ट उसके बाद Ar से क्या बन जाएगी? Ar से बन जाएगी ऑर्गन बन जाएगी। Kr से क्या बन जाएगी? Kr से बन जाएगी आपकी क्रिप्टॉन।
उसके बाद क्या है, एक सी से क्या बन जाएगी आपकी जीनॉन बन जाएगी, और एआरएन से क्या बन जाएगी, रेडॉन बन जाएगी। कौन सी बन जाएगी आपकी, रेडॉन। तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और क्या है, रेडॉन। तो ये आपके क्या है, ये आपकी अक्रिय गैस है। अन्य कोई भी आपको दे रहा है तो वो क्या है, अक्रिय गैस नहीं है। तो इसमें अन्य में कौन सी आ रही है आपकी, ब्रोमीन। कौन सी आ रही है आपके, ब्रोमीन। क्या आ रही है जी आपकी, ब्रोमीन। क्लियर हो गया। तो ये आज का आपका मॉक टेस्ट था। अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और इसी के साथ मैं विदाई लेता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।